मॉर्निंग क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? कैटाबोलिज्म ऑफ फिनाइल एलानीन एंड टायरोसिन। कहता है कि फिनाइल एलानीन एंड टायरोसिन आर एरोमेटिक अमीनो एसिड। क्या होता है ये? एरोमेटिक अमीनो एसिड विद स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज। एरोमेटिक अमीनो एसिड तो होता है, बट इसका क्या होता है? स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है? सिमिलर होता है। ठीक है, कहता है फिनाइल एलानीन बिलोंग्स टू इसेंशियल एंड टायरोसिन टू नॉन इसेंशियल कैटेगरी। मतलब कि मेनली जो फिनाइल एलानीन होता है वो आपका इसेंशियल अमीनो एसिड हो गया और टायरोसिन आपका नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हो गया। ठीक है, और कहते हैं कि फिनाइल एनालिन मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस बाय टायरोसिन। तो अगर फिनाइल एनालिन का जो बाय मेटाबॉलिज्म होता है वो किसके द्वारा होगा? टायरोसिन के द्वारा होगा। ठीक है, कहता है टायरोसिन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रोटीन एंड participates in synthesis of many significant biological compounds like epinephrine, norepinephrine, dopamine। देखो, नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन कैटिकोलामाइंस होते हैं वो। ठीक है, तो अगर कैटिकोलामाइंस के बारे में आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि कैटिकोलामाइन के बारे में डिटेल नोट या फिर एक्सप्लेन कैटिकोलामाइंस, तो उसमें आपको क्या करना है? एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन। ठीक है, तो एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन दोनों ही किसका पार्ट है? आपका कैटिकोलामीन्स का। और डोपामिन भी इसी का पार्ट है। किसका? कैटिकोलामीन्स का। ठीक है, तो कहता है कि टायरोसिन जो होता है वो इनकॉर्पोरेट होता है किसके किसमें? प्रोटीन में, और पार्टिसिपेट करता है सिंथेसिस में। बहुत सारे चीजों के सिंथेसिस में ये पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि कैटिकोलामाइंस मतलब कि आपके नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और डोपामिन के सिंथेसिस में। ठीक है, दूसरा मेलानिन जो कि आपके मतलब पिगमेंटेशन स्किन कलर है ना, उसके बाद उसके बाद थायराइड हार्मोन्स के बायोसिंथेसिस में आपका क्या होता है? ये यूज होता है, यूटिलाइज होता है। ठीक है, कहता है कि ऑन डिग्रेडेशन, जब आप इसमें डिग्रेडेशन करोगे तो फिनाइल एलानिन जो है वो किस एंड टायरोसिन बिकम मेटाबोलाइट्स। क्या बन जाते हैं? वो मेटाबोलाइट्स बन जाते हैं और एक्ट करते हैं एज अ प्रिकर्सर। किसके लिए? तो ग्लूकोज और फैट सिंथेसिस के लिए। ठीक है, मतलब मेनली ग्लूकोज के सिंथेसिस के लिए और फैट के सिंथेसिस के लिए वो एज अ प्रिकर्सर काम करते हैं। ठीक है, कहते हैं दस बोथ दिस अमीनो एसिड फंक्शन एज ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमीनो एसिड। ये जो है ग्लूटोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमीनो एसिड के तरह ये फंक्शन करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो टायरोसिन का होता है वो आपका मेलानिन होता है, डोपामिन होता है, नोरेपिनेफ्रिन होता है, एपिनेफ्रिन होता है और थायरोक्सिन होता है। और ये एक चीज ये भी याद रखना कि नोरेपिनेफ्रिन, नोरेड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन क्या कहते हैं? एड्रीनलिन। ठीक है, ये भी सिमिलर होते हैं। ठीक है, एड्रीनलिन, नो एपिनेफ्रिन सेम, नोरेपिनेफ्रिन, नोरेड्रेनालिन सेम। ठीक है, तो ये आपके सारे किस में हो गए? प्रोडक्ट हो गए किसके? टायरोसिन के। मेलानिन जो आपके स्किन, हेयर वगैरह, आई के। उसके बाद डोपामिन हो गया सीएनएस में, नोरेपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन आपका एड्रिनल मेडुला वगैरह, थायरोक्सिन आपका T4 और T3 के लिए। ठीक है, अब है कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एलानिन टू टायरोसिन। अब यहाँ पे मेनली क्या है कि फिनाइल एलानिन जो है वो कन्वर्ट होगा टायरोसिन में। ठीक है, तो कहते हैं कि नॉर्मली फिनाइल एलानिन डिग्रेड्स बाय टायरोसिन। किसके द्वारा डिग्रेड होता है वो? मतलब कि किसमें? जब आप फिनाइल एलानिन को डिग्रेड करोगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? टायरोसिन में। ठीक है, कहते हैं कि एट पैरा पोजिशन फिनाइल एलानिन इज हाइड्रोक्सिलेटेड बाय द एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज टू यील्ड टायरोसिन। मेनली क्या होता है कि जो आपके पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं फिनाइल एलानिन, वो क्या करेंगे? हाइड्रोक्सिलेट हो जाएंगे किसके साथ? मतलब OH ग्रुप के साथ। अगर सिंपली बात करोगे तो आप फिनाइल एलानिन लोगे और हाइड्रोक्सी ग्रुप लोगे। ठीक है, OH ग्रुप उसको हमने ले लिया, दोनों को आपस में हमने रिएक्ट करवाया। उसके लिए हमने एंजाइम कौन सा यूज करवाया? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। तो अब जाके आपका क्या बन जाता है? टायरोसिन। ठीक है, कहता है कि दिस इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड ऑल्सो रिक्वायर्स द स्पेसिफिक एंजाइम कोएंजाइम। कहता है कि ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, मतलब दोबारा से ये आपका रिपीट नहीं होगा। दूसरी चीज, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक कोएंजाइम की भी जरूरत होती है। एंजाइम की तो जरूरत है ही, बट कोएंजाइम भी चाहिए। तो कोएंजाइम यहाँ पे कौन सा होगा? बायोपेट्रीन। ठीक है, अब ये कहता है कि विच इज स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू फोलेट, जो कि जिसका स्ट्रक्चर किससे रिलेट करता है? फोलेट से। ठीक है, कहता है कि फिनाइल एलानिन आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें? टायरोसिन में। इसके लिए हमने एंजाइम क्या यूज?
फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। बट इसके साथ आपका एक बायो क्या यूज होगा, बायोप्टेरिन कोएंजाइम भी यूज होगा, ठीक है, इसको टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। क्या होता है कि कोएंजाइम को हम मेंशन नहीं करते हैं कई बार, सिर्फ हम क्या करते हैं एंजाइम्स को मेंशन करते हैं, ठीक है। तो आप कहते हैं कि रोल ऑफ टेट्रा हाइड्रो बायोप्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं H4 बायोप्टेरिन, ठीक है। मतलब कि जो हम यहाँ पे बायोप्टेरिन यूज करेंगे वो जो है वो आपका क्या है H4, ठीक है। टेट्रा क्यों कहा गया है, इसीलिए क्योंकि इसमें क्या है 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, इसलिए कहता है कि टेट्रा हाइड्रो बायोप्टेरिन इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ बायोप्टेरिन, ठीक है। बायोप्टेरिन में भी देखो बहुत सारे उसके टाइप्स हैं, है ना, तो उसी में एक टाइप आपका क्या है टेट्रा हाइड्रो बायोप्टेरिन, जो कि एक्टिव फॉर्म होता है बायोप्टेरिन का, ठीक है। कहता है दैट फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज रिएक्शन इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ टेट्रा हाइड्रो बायोप्टेरिन टू गिव डाइहाइड्रो बायोप्टेरिन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका टेट्रा हाइड्रो बायोप्टेरिन था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, डाइहाइड्रो बायोप्टेरिन में। वो कैसे होगा कि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज रिएक्शन जो है वो क्या होगा, इन्वॉल्व करेगा ऑक्सीडेशन को। जब ऑक्सीडेशन होगा उसमें तो टेट्रा वाला जो कन्वर्ट हो जाएगा डाई में, ठीक है। टेट्रा हाइड्रो बायोप्टेरिन इज रीजनरेटेड। अब ये क्या होगा, ये रीजनरेट हो सकता है किसके द्वारा, तो NADPH डिपेंडेंट डिहाइड्रो बायोप्टेरिन रिडक्टेज एंजाइम के हेल्प से आप इसको फिर से रीजनरेट कर सकते हो, ठीक है। इसी का डिहाइड्रोप्टेरिन रिडक्टेज रिएजेंट एंड एंजाइम जो इसमें आपके ये मेनली आपका टायरोसिन जो बनता है किससे, फिनाइल एलानिन का, उसी का ये आपका सिंथेसिस है। यहाँ पे सिंथेसिस लिख लेना, ठीक है। कहता है कि सबसे पहले हमने क्या लिया, फिनाइल एलानिन लिया, ठीक है। फिनाइल एलानिन को जब हमने लिया और उसके साथ क्या बोलता है कि हमको क्या आपका करवाना है, हाइड्रोक्सिलेट करवाना है इसको मेनली, ठीक है। तो हमने फिनाइल एलानिन के साथ क्या लिया, OH ग्रुप ले लिया, ठीक है। अब OH ग्रुप लिया, यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज हुआ, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। नीचे उसने क्या बोला कि जो आपका मतलब कि टेट्रा हाइड्रो प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, डाइहाइड्रो में। तो सेम चीज है, इसको क्या चाहिए, एक कोएंजाइम चाहिए, है ना। अब कोएंजाइम यहाँ पे कौन सा होगा, टेट्रा हाइड्रो बायोप्टेरिन, है ना। अब टेट्रा हाइड्रो बायोप्टेरिन क्या करेगा, डाइहाइड्रो बायोप्टेरिन में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये जो आपका टेट्रा क्या होता है एक्टिव फॉर्म में होता है, इसी को यू रिड्यूस करके क्या बना लेगा, डाइहाइड्रो में कन्वर्ट करेगा। उसके लिए इसको क्या चाहिए, डाइहाइड्रो बायोप्रोटीन रिडक्टेज एंजाइम चाहिए, ठीक है। तो इसके प्रेजेंट में और साथ में क्या चाहिए इसको, NAD प्लस NADPH प्लस। देखो यहाँ पे इसने बोला था कि इसको रीजनरेट करने के लिए क्या चाहिए, है ना, तो इसलिए यहाँ पे आपका ये कन्वर्ट हो गया, टेट्रा वाला कन्वर्ट हो गया डाइहाइड्रो बायोप्टेरिन में, ठीक है। अब है कि लास्ट जो स्टेप बनेगा अब इतना सब करने के बाद, तब जाके आपका क्या बनेगा, टायरोसिन, ठीक है। तो मेनली फिनाइल एलानिन को जब आप हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ रिएक्ट करवाते हो और एंजाइम यूज करते हो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सी, हाँ हाइड्रोक्सिलेज, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप यूज हो रहा है इसलिए हमने एंजाइम लिया है हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। नीचे में हम क्या करेंगे, सीधा टेट्रा बायोप्रोटीन जो बायोटेरिन जो है उसको हम क्या करेंगे, डाइहाइड्रो बायोप्टेरिन में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए हम एंजाइम कौन सा यूज कर लेंगे, डाइहाइड्रो बायोप्टेरिन रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब लास्ट में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या करेगा, टायरोसिन बनेगा, ठीक है। और ये जो आपका डाइहाइड्रो बायोप्टेरिन है उसका काम क्या होता है कि वो ब्लॉक इन फिनाइल कीटोनोरिया, मतलब कि फिनाइल कीटोनोरिया में वो क्या करता है, फिनाइल कीटोनोरिया को क्या करता है, वो ब्लॉक करने का काम करता है। फिनाइल कीटोनोरिया क्या होता है, आपका डिजीज होता है, ठीक है। फिनाइल कीटोनोरिया डिजीज होता है, आगे पढ़ोगे, ठीक है। इसमें तो यहाँ ये समझ में आ गया सिंथेसिस। अब देखो ये है तुम्हारा डिग्रेडेशन ऑफ फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन, ठीक है, कि फिनाइल एलानिन जो है वो कैसे डिग्रेड होगा टायरोसिन में, ठीक है। कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइल एलानिन इज इनिशिएटेड विद ऑक्सीडेशन टू टायरोसिन व्हिच फर्दर अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन। सबसे पहले क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा किसका, फिनाइल एलानिन का, जो कि इनिशिएट होगा किसके साथ, ऑक्सीडेशन
के साथ, जो कि कन्वर्ट होगा किसमें, टायरोसिन में। कहता है कि विच फर्दर अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन, फिर से वो क्या होगा, और जब टायरोसिन बन जाएगा तो फिर से वो ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन में चला जाएगा, ठीक है। कहता है दस द कैटाबॉलिक पाथवे फॉर फिनाइल एलानीन एंड टायरोसिन आर द सेम। इसीलिए कहता है कि जो कैटाबॉलिक पाथवे होता है फिनाइल एलानीन का और टायरोसिन का वो सेम होता है। स्टेप 1 में क्या होगा कि हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ फिनाइल एलानीन टू टायरोसिन बाय फिनाइल एलानीन एंजाइम, जो आपने ऊपर देखा कि फिनाइल एलानीन हमने लिया, साथ में हाइड्रोक्सी ग्रुप लिया, किसके प्रेजेंस में किया, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक है। कहते हैं कि ऑल्सो नोन एज मोनो ऑक्सीजिनेज मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीजिनेज, इसको आप मतलब कि इस एंजाइम को आप बोल सकते हो मोनो ऑक्सीजिनेज या फिर मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीजिनेज, ठीक है। कहता है वन ऑक्सीजन एटम फॉर्म प्रोडक्ट एंड द अदर फॉर्म्स H2। इसमें क्या होगा कि जो एक आपका एटम ऑक्सीजन एटम होगा वो एक प्रोडक्ट बनाएगा, दूसरा जो है वो क्या बनेगा, H2O बनाएगा। कहता है रिक्वायर्स H for बायोप्टेरिन एज कोफैक्टर, इसमें आपको कोएंजाइम चाहिए है ना, तो कोएंजाइम जो आपने लिया H4 वो आपका कोफैक्टर इसमें रहता है, ठीक है। स्टेप 2 में हो गया ट्रांसअमीनेशन ऑफ ट्रांस टायरोसिन। अब क्या होगा, इसमें ट्रांसअमीनेशन होगा, जो हमने कल जनरल रिएक्शन में पढ़ा था। इसमें क्या होगा कि जो आपका टायरोसिन होगा वो किसके साथ चला जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, किसको बनाने के लिए, तो पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुवेट बनाने के लिए, ठीक है। एंजाइम कौन सा यूज होगा, टायरोसिन, ट्रांसअमीनेशन है इसीलिए ट्रांसअमाइनेज। रिएक्शन क्या हुआ, टायरोसिन लिया हमने, साथ में अल्फा ग्लूटा रेट लिया हमने, और कन्वर्ट किस में करा लिया उसको हमने, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुवेट में, प्लस में क्या हो गया आपका ग्लूटामेट आ गया। इसमें एंजाइम कौन सा यूज होगा, टायरोसिन ट्रांसअमाइनेज, ठीक है। थर्ड स्टेप है आपका पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुवेट, जो है वो रिएक्ट करेगा O2 के साथ, किसको बनाने के लिए, होमोजेनिटी स्टेट, ठीक है। क्या बनाएगा ये, होमोजेनिटी स्टेट, ठीक है। अब एंजाइम इसमें कौन सा इन्वॉल्व होगा, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुवेट हाइड्रोक्सिलेज, जो हमने पीछे का प्रोडक्ट बनाया वही यहाँ पे एंजाइम बन गया, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड डाइऑक्सीजिनेज, आप इसको डाइऑक्सीजिनोज भी बोल सकते हो क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन ग्रुप रहते हैं, इसीलिए डाइऑक्सीजिनेज भी बोल सकते हो। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एटम्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों ही ऑक्सीजन एटम प्रोडक्ट में आ जाते हैं, इसीलिए आप उसको डाइऑक्सीजिनेज भी बोल सकते हो। चौथा स्टेप है जो आपका होमोजेनिटी स्टेट है, ये वो हो जाएगा क्लीव्ड, किसके द्वारा, मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका, किसके द्वारा, O2 के द्वारा। तो वो क्या बनाएगा आपका 4 मेलाइल एसीटो एसीटेट, ठीक है। क्या बनाएगा वो 4 मेलाइल एसीटो एसीटेट। एंजाइम जो यूज होगा डाइऑक्सीजिनोज होमोजेनिटी स्टेट ऑक्सीडेज एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है। कहता स्टेप 5 में जो आपका आप यहाँ पे 4 मेलाइल एसीटो एसीटेट बना वो फिर से आइसोमेराइज होगा, और आइसोमेराइज होके वो क्या बना लेगा 4 फ्यूमाराइल एसीटो एसीटेट। अब 4 फ्यूमाराइल एसीटो एसीटेट जब बनाएगा तो उसमें आपका क्या होगा, उसके लिए आपको कोएंजाइम चाहिए जो कि क्या होगा, ग्लूटाथायोन, और उसके बाद आपका एंजाइम इन्वॉल्व होगा मेलाइल एसीटो एसीटेट आइसोमेरेज, क्योंकि आइसोमेराइजेशन हो रहा है इसीलिए, ठीक है। अब है 6 स्टेप में आपका 4 फ्यूमाराइल एसीटो एसीटेज इज हाइड्रोलाइज्ड। अब क्या होगा, उसमें हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या होगा कि फ्यूमारेट आपका क्या बना लेगा, ग्लूकोजेनिक इंटरमीडिएट बनाएगा, और एसीटो एसीटेट आपका क्या बनाएगा, कीटोजेनिक। अब ये चीज पहले ही बोला था कि जो आपका मतलब कि टायरोसिन और फिनाइल एलानिन है वो एज अ कीटोजेनिक और क्या कहते हैं, एक और आपका क्या था, ग्लूकोजेनिक वे में वो काम करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा ये पाथवे है, पाथवे जो है वो सिंपल पाथवे है। इसमें कहता है कि फिनाइल एलानीन लिया हमने, फिनाइल एलानीन फर्स्ट वाला स्टेप तो आप लोग को पता ही है कि उसमें हमने ले लिया फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज और कन्वर्ट करवा लिया हम इसको टायरोसिन में। टायरोसिन अब यहाँ से आएगा कि टायरोसिन को हम कन्वर्ट करवाएंगे 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुविक एसिड में। उसके लिए हमको क्या चाहिए, टायरोसिन अमीनो ट्रांसफेरेज, ठीक है। ये हुआ आपका स्टेप 1। अब यहां से फिर चलेंगे तो यहां से हमको चाहिए क्या, होमोजेन
टाइसिक एसिड। क्या चाहिए हमको? होमोजेनटाइसिक एसिड, जिसके लिए हमको एंजाइम यूज करना पड़ेगा 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरोविक एसिड डाइऑक्सीजिनेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो एनटीबीसी एक्शन आप देख रहे हो, एनटीबीसी आपका एक्शन जो है वो कहता है कि निटिसोन, मतलब कि ये क्या करता है, इनहिबिट करता है किसको, 4 हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड को, एसिड डाइऑक्सीजिनेज को, टू प्रिवेंट बिल्डअप ऑफ टॉक्सिक सक्सिनाइल एसीटोन। ठीक है, मेनली ये क्या करता है कि कोई एक जगह पे जो आपका ये सक्सिनाइल एसीटोन है उसको बिल्डअप होने से नहीं देता है। ठीक है, तो ये काम है किसका, आपका एंटी-बीसी का। ठीक है, अब है होमोजेनेटिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होगा फिर से मेलाइल एसिटो एसिटिक एसिड में। उसके लिए आपको एंजाइम चाहिए होमोजेनेटिक सेट 1,2 डाइऑक्सीजिनेज। ठीक है, ये तीसरा स्टेप हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका मेलाइल एसिटो एसिटिक एसिड जो है वो आपका, और फ्यूमाराइल एसिटो एसिटिक जो है वो किसके प्रेजेंस में बनेगा, आपका सक्सिनाइल एसिटो एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में, और ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, सक्सिनाइल एसीटोन, और इसी को वो बचने, मतलब कि क्या करता है, बिल्डअप होने से आपका एनटीबीसी बचाता है। यहाँ पे इसको ये यूज हो जाता है ताकि यहाँ आते आते जब प्रोसेस कंप्लीट होने लगे तो ये बिल्डअप होने का काम ना करे। ठीक है, तो इसलिए मतलब कि उसका प्री जो होता है ना वो है कि मतलब हो ही ना जमा। ठीक है, फिर कहता है कि अब मेलाइल एसिटो एसिटिक एसिड जो है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइसोमेराइजेशन होगा। आइसोमेराइजेशन होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यूमाराइल एसिटो एसिटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने के बाद अब क्या बोला उसने, O2 के उससे क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब जब ब्रेक डाउन होगा तो ब्रेक डाउन किसके प्रेजेंस में होगा, फ्यूमाराइल एसिटो एसिटिक एसिड हाइड्रोलेज, जिसमें एक आपका बनेगा फ्यूमारिक एसिड, दूसरा आपका बनेगा एसिटो एसिटिक। ठीक है, तो ये हुआ आपका फिनाइल एलानिन कैसे मतलब कि डिग्रेड होता है। ठीक है, चाहे तो तुम इस तरीके से बना लेना, इसमें कुछ चीजें दिया हुआ जैसे डिफेक्ट वगैरह होता है ना, कि मतलब अब जैसे वहां पे देखो ए में बोला है कि टायरोसिन अमीनो ट्रांसफेरेट। ठीक है, अगर मान लो इसमें इसकी डेफिशिएंसी हुई तो उसके वजह से आपको डिसऑर्डर हो सकता है टायरोसिनेमिया टाइप 2, जिसको आप रिचनर हैनहार्ट सिंड्रोम भी बोलते हो। ठीक है, तो ये दिया है कि अगर आपके एंजाइम ए के कमी से कुछ होता है तो आपको ये प्रॉब्लम होगा। वहीं अब बी ले लो तो बी में क्या आ गया आपका कि यहाँ पे आपका किसके अगर इस एंजाइम का कमी हो रहा है आपको तो उसके वजह से क्या होगा, आपका यहाँ पे सक्सिनाइल एसीटोन का बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तीसरा स्टेप कहता है होमोजेनिटी सेट 1,2 डिहाइड्रोजिनेज, डिसऑर्डर क्या होगा, एल्केप्टोनूरिया। फिर आपका लास्ट है एक डिफेक्ट फ्यूमाराइल एसिटो एसिटेट हाइड्रोलेज, डिसऑर्डर क्या होगा इसमें, टायरोसिनेमिया टाइप 1 हेपोटोरिनियल टायरोसिनेमिया। ठीक है, जैसे कि कल आपने पढ़ा था यूरिया साइकिल का डिसऑर्डर, है ना, तो वही यूरिया साइकिल के डिसऑर्डर में क्या था कि एंजाइम के डिफिशियंसी के वजह से ही क्या हो रहा था, डिजीज हो रहा है। सेम यहाँ भी वही चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि डिसऑर्डर ऑफ टायरोसिन एंड फिनाइल एलानिन मेटाबॉलिज्म है, तो हमने फिनाइल कीटोनूरिया पढ़ा है ना, तो फिनाइल कीटोनूरिया जो है वो आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, जिसमें आपके फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी होती है। समझ में आ गया कि क्यों दिया हुआ था, क्योंकि इसमें किसकी कौन से एंजाइम की कमी हो रही है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी अगर आपके बॉडी में होती है तो आपको फिनाइल कीटोनूरिया हो सकती है। ठीक है, रिएक्शन इसमें क्या है कि फिनाइलानीन प्लस O2 और साथ में हमने क्या लिया, टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन। ठीक है, जब हम उसको रिएक्ट करवाते हैं आपस में तो क्या बनाता है, टायरोसिन बनाता है। कहता है कि एंजाइम इसमें कौन सा इन्वॉल्व होगा, फिनाइल एलानिन। अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी अगर आपको होगी तो उसके वजह से आपको फिनाइल कीटोनूरिया होगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि साइकिल होता है आपके बॉडी में, हर एक पार्ट का बहुत सारा साइकिल, ये जितना भी आप पढ़ रहे हो आपके बॉडी का ही तो पार्ट है ना, तो अगर मान लो इसमें से आपको इस चीज की डेफिशिएंसी, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो ये साइकिल आपका खराब होगा, तो इसके खराब होने से आपको क्या होगा, एल्केप्टोनूरिया होगा। ठीक है,
इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे फिनाइलानीन एक्यूमुलेट एंड इज कन्वर्टेड इनटू, फिनाइलानीन क्या होगा? एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम की क्या है? कमी है, जो टायरोसिन में उसको कन्वर्ट करने का काम करता है। अगर वो कन्वर्ट ही नहीं होगा तो एज इट इज उसी फॉर्म में वो क्या हो जाएगा? जमा होते जाएगा। ठीक है, तो इसके वजह से आपको फिनाइल इसमें क्या होगा कि वो कन्वर्ट किस में करता है? फिनाइल पाइरुवेट में, फिनाइल एसीटेट में, और फिनाइल एक्टेट में, और फिनाइल एसीटेट में। ठीक है, तो ये तीनों में काम करता है। कौन कन्वर्ट करता है फिनाइल एलानीन को? अब देखो, फिनाइल एलानीन जो होता है वो कन्वर्ट होता है ना। अगर मान लो कि कन्वर्ट नहीं हुआ है ना, तो ये सारे जो कन्वर्ट होंगे, फिनाइल पाइरुवेट, फिनाइल एक्टेट, फिनाइल एसीटेट, ये सभी क्या होंगे? एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, है ना। कहता है कि दीज आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन, और ये कहाँ से एक्सक्रीट होंगे? यूरिन से। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है कि जो आपका फिनाइल कीटोनूरिया होता है उसका टाइप होता है। ठीक है, टाइप क्लासिकल पीकेयू। ठीक है, क्लासिकल पीकेयू मतलब फिनाइल कीटोनूरिया। तो कहता है फिनाइल एलानिल हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी की वजह से आपको होता है क्लासिकल पीकेयू। अब है हाइपर फिनाइला एलानीन टाइप 1। टाइप 1 में क्या होगा कि डाइहाइड्रोपेट्रिडीन रिडक्टेज डेफिशिएंसी, रिडक्टेज एंजाइम के डेफिशिएंसी से आपको ये होगा। ठीक है, तीसरा टाइप है आपका हाइपर फिनाइलानीन निनेमिया, क्या है? एनीमिया, एनीनेमिया है ना, फिनाइल एनीनेमिया। टाइप 2 डिफेक्ट क्या होता है इसका? BH4 सिंथेसिस, मतलब वही हो गया BH4 में आपका क्या हो गया? टेट्राहाइड्रो बायोप्टेरिन। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका हाइपर फिनाइला एनीनेमिया टाइप 3 और 4। इसमें भी क्या होता है आपका? BH4 मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट होता है, मतलब BH4 का ब्रेकडाउन से रिलेटेड इसमें डिफेक्ट होता है। तो ये सारे इसके क्या हो गए? फिनाइल कीटोनूरिया के टाइप्स हो गए। 2-2 नंबर में पूछेगा, ज्यादा तो नहीं पता लेकिन 2-2 नंबर में जरूर पूछेगा, या फिर एक साथ में डिसऑर्डर दे देगा रिलेटेड, और सारे डिजीज एक साथ में तुम्हें लिखना पड़ेगा। ठीक है, कहता है कि क्लिनिकल फीचर इसका क्या होता है? सेवर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जैसे कि बच्चों में क्या होता है ना कि लर्निंग का एक फेज होता है ना, तो मतलब कि उस टाइम पे क्या होता है कि उनका जो लर्निंग का प्रोसेस होता है वो नहीं हो पाता है, उनका इंटेलेक्चुअलिटी उतना ग्रोथ नहीं कर पाता है। ठीक है, मतलब मेनली इंटेलिजेंसी कह लो इसको। ठीक है, या फिर सीखना कह लो कि उतना सीख बच्चे नहीं पाते। कुछ बच्चे सुस्त होते हैं बहुत ज्यादा, जिनका माइंड बहुत स्लो होता है, तो इसी चक्कर में। ठीक है, डेवलपमेंटल डिले क्या होता है कि इसके वजह से डेवलपमेंटल डिले होता है, मतलब कि जो आपके बॉडी में डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं होता है। तीसरा सीजर होता है, सीजर जैसे कि एपिलेप्सी का टाइप होता है ना, कि मतलब कि बहुत ज्यादा आपके बॉडी में थरथराहट ये वो है ना। उसके बाद हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज्यादा आपका बॉडी क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा, हर वक्त आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहोगे। ठीक है, थकोगे ही नहीं। फिर कहता है कि न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज, मतलब कि न्यूरॉन से रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज भी होंगे। पुअर ग्रोथ आप प्रॉपरली नहीं कर पाओगे। फेयर स्किन एंड ब्लू आईज। ठीक है, जिन लोगों को का स्किन बहुत ज्यादा फेयर होता है और उनका आईज क्या होता है? ब्लू होता है, तो उनको क्या होता है? फिनाइल कैप्टोनूरिया। ये नहीं कि वो कुछ अलग हैं, ठीक है, वो बीमार हैं। उसके बाद मस्टी माउजी ओडर ऑफ यूरिन एंड स्वेट, कहता है कि जो यूरिन से या फिर स्वेट से बहुत गंदा सा बदबू आता है वो भी इसी के वजह से आता है। ठीक है, कहता है वाई फेयर स्किन, कहता है कि टायरोसिन डेफिशिएंसी रिड्यूसेस मेलानिन सिंथेसिस। ठीक है, मेलानिन सिंथेसिस जब कम आपका रिड्यूस हो जाएगा तो इसीलिए आपका स्किन बहुत ज्यादा क्या होता है? फेयर हो जाता है। अब मेलानिन का काम क्या होता है? पिगमेंटेशन का, कलर का। अगर क्या क्या बोला? क्या फेयर? गोरापन, मतलब उजला, मतलब इसमें कलर के मतलब बेसिस पे फेयर का मतलब तो और अलग अलग होता है, बट कलर फेज में अगर स्किन के मामले में बोलोगे तो फेयर का मतलब गोरा, जो बहुत ज्यादा गोरा रहता है, एकदम कुछ ज्यादा ही सफेद हो जाता है, तो वो उसके लिए है। ठीक है, और जिनकी ब्लू कलर की आईज होती है, एकदम नीली आंखें होती हैं, ठीक है, तो वो लोग। उसके बाद
आप इसको डायग्नोज कैसे करोगे? तो न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, मतलब कि न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग क्या होता है कि एक पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम होता है, जैसे कि वहां पे जाके बच्चों को क्या करो, आप टेस्ट वगैरह करवा लो पहले ही, ताकि आपको पता चल जाएगा कि उसको इस तरीके की बीमारी तो नहीं है, ठीक है। क्या कहता है कि इज अ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम दैट टेस्ट बेबीज शॉर्टली आफ्टर बर्थ फॉर सर्टेन सीरियस बट ट्रीटेबल कंडीशन। इसमें क्या होता है, बेबी को मतलब कि मेनली एक पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम होता है जिसमें ले जाया जाता है, वहां पे जाके चेकअप वगैरह करवाया जाता है जो भी उनके हेल्थ से रिलेटेड होता है, और इसलिए चेकअप करवाते हैं कि इनकेस अगर उनको ये प्रॉब्लम्स हो तो हम उसको ठीक कर सके। कहता है कि एलिवेटेड ब्लड फिनाइलएलानिन, कहता है कि ब्लड में क्या होता है, फिनाइलएलानिन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। फेरिक क्लोराइड टेस्ट ऑन यूरिन, मतलब कि आप फेरिक क्लोराइड टेस्ट कर लो यूरिन के ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा कि फिनाइल कीटोनुरिया आपको है या नहीं है। ट्रीटमेंट क्या है, लाइफ लॉन्ग लो फिनाइलएलानिन डाइट, ऐसा डाइट लो जिसमें फिनाइलएलानिन की कंसंट्रेशन बहुत कम हो। दूसरा, टायरोसिन सप्लीमेंटेशन, आपको टायरोसिन का सप्लीमेंट लेना चाहिए। तीसरा, अवॉइड हाई प्रोटीन फूड, मतलब कि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन फूड ले रहे हो तो उसको अवॉइड करो। चौथा, BH4 सप्लीमेंटेशन इन रिस्पॉन्सिव केसेस, कुछ केसेस में आप BH4 का भी सप्लीमेंट ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारा इसका ट्रीटमेंट था। अब है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म में क्या है कि इनहेरिटेड डिफेक्ट होता है, मतलब कि मेनली ये फादर टू सन, मतलब जनरेशन से होता है, ठीक है, कि हाँ मतलब कि फादर से ट्रांसफर हुआ या ग्रैंडफादर से ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो ये हुआ आपका इनहेरिटेड डिफेक्ट इन मेलानिन प्रोडक्शन रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड और एब्सेंट पिगमेंटेशन, या तो पिगमेंटेशन बहुत कम होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। इसके भी टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, ऑक्यूलर एल्बिनिज्म, ऑक्यूटेनस एल्बिनिज्म, हार्मन्स्की पुडलक सिंड्रोम, ये 4 इसके टाइप्स हैं। तो टाइप 1 में क्या हो गया, नो मेलानिन प्रोडक्शन, मतलब कि मेलानिन का प्रोडक्शन ही नहीं होता, तो इसका मतलब आपका स्किन बहुत ज्यादा क्या होगा, वाइट होगा, ठीक है। दूसरा कहता है टाइप 2, इसमें क्या होगा, मेलानिन का प्रोडक्शन तो होगा बट बहुत कम होगा, ठीक है। तीसरा है आपका ऑक्यूलर एल्बिनिज्म, मतलब इसमें क्या होता है कि जो आई का कलर होता है वो मेनली इसके वजह से होता है, ठीक है। अगर आपको ऑक्यूलर एल्बिनिज्म है तो मेनली ये आपके आई के कलर को अफेक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा है ऑक्यूलो क्यूटेनियस एल्बिनिज्म, इसमें आपका आई, स्किन, हेयर तीनों चीज अफेक्ट होगा, ठीक है। अब देखोगे बहुत छोटे छोटे बच्चों के सफेद बाल हो जाते हैं, ग्रे हेयर हो जाते हैं, ब्राउन हेयर हो जाते हैं, तो ये भी किसके रीजन से, इसके रीजन से, ठीक है। या फिर आई, किसी का स्किन कलर देखोगे बहुत ज्यादा क्या होता है, वाइट होता है, एकदम सफेद होता है। जैसे कि अगर मान लो कि हेयर की बात करें तो जैसे हम लोग ये रुआं वगैरह होता है या बाल बहुत ब्राउनिश होता है, गोल्डन होता है, तो ये इन बीमारी के वजह से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो स्पेशल चाइल्ड है, ठीक है, कि भगवान ने उनको कुछ ज्यादा दे के बनाया है। उसके बाद है आपका हार्मन्स्की पुडलक सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होगा कि एल्बिनिज्म प्लस ब्लीडिंग टेंडेंसी दोनों ही इस कंडीशन में आपको होगा, ठीक है। क्या हुआ बोलो, क्या नहीं, चेचक नहीं रे, किसी का ऐसा देखा है, किसी कोई बहुत ज्यादा गोरा होता है, एकदम पतला पतला ऐसा स्किन होता है, नहीं रे पागल, मतलब कि कभी ऐसा देखा है, कुछ ऐसा देखा है कि किसी का एक जगह काला रहेगा, एक जगह बहुत गोरा रहता है, वो भी होता है, ठीक है, वो भी इसी में आएगा। ऊपर से सारा पूरा वैसा वाला गोरा ही, मतलब कि जिसमें स्किन में कोई कलर ही नहीं है। अब देखो जैसे हमारा क्या है, ब्राउनिश है, किसी का रेडिश है, किसी का गोल्डन में आ जाता है ना। अगर मिल्की में अभी आता है तो मिल्की व्हाइट आता है, बट वो व्हाइट कुछ अलग ही होता है, जैसे तुम्हारे शर्ट का कलर है ना। अगर मुंह का कलर ऐसा हो जाए तो फिर कैसा लगेगा, है ना। तो इस तरीके, हाँ हाँ, तो इस डिफेक्ट को इसमें आता है, ठीक है। अब है कॉजेज इसके क्या है, तो इसका है डिफेक्ट ऑफ टायरोसिनेज एंजाइम, टायरोसिनेज एंजाइम के कमी के वजह से, ठीक है। डिफेक्ट इन मेलानिन सिंथेसिस पाथवे, मेलानिन सिंथेसिस पाथवे के में डिफेक्ट होने के वजह से। तीसरा है सिम्टम हाइपोपिगमेंटेशन ऑफ स्किन, हेयर एंड आईज, मतलब कि बहुत ज्यादा कम पिगमेंटेशन होना किसमें, स्किन, आईज और
हेयर में। सेंसिटिविटी टू सनलाइट, सनलाइट में जाते ही आपका स्किन बहुत ज़्यादा बर्न हो जाना या इचिंग हो जाना, ये सब। विजन प्रॉब्लम, मतलब कि आंखों से प्रॉपरली, अब आंख का कलर अगर अलग है तो दिखाई भी तो मतलब उस तरीके से देगा ना, क्योंकि आपको प्रॉब्लम है आई विजन में, है ना। तो आई, अब एक विजन प्रॉब्लम हो गया। दूसरा, इंक्रीज रिस्क ऑफ स्किन कैंसर, अगर आपको एल्बिनिज्म है तो आपको स्किन कैंसर का खतरा ज्यादा है, ठीक है। डायग्नोसिस, फिजिकल एग्जामिनेशन और जेनेटिक टेस्टिंग, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन कर लो, अगर आपके घर में जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है तो। अगर आपको पता है कि मेरे घर से ये मुझे मिला है, कि मतलब दादाजी के पिताजी को ऐसा है तो मुझे मिला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जेनेटिक टेस्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो सन प्रोटेक्शन, सन से बचो। दूसरा, यूवी बचो, और यूवी प्रोटेक्टिंग क्लोथ जो होते हैं, जो मतलब कि जिसमें यूवी रेज आर पार ना हो पाए, ऐसे क्लोथ्स पहनो। और दूसरा, रेगुलर आई एग्जामिनेशन, बार बार आंखों का चेकअप करवाते रहो ताकि विजन ब्लर ना हो, ठीक है। उसके बाद है आपका एल्केप्टोनूरिया, ठीक है। एक था क्या आपका फिनाइल कीटोनूरिया, दूसरा आपका है एल्केप्टोनूरिया। इसमें क्या होता है कि यूरिन जो होता है वो ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो कहता है कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। जिससे आपका अभी जो आपने पढ़ा था एंजाइम, उसी एंजाइम के कमी के वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है कि ये भी बायोकेमिकल डिफेक्ट होता है। इसमें आपका क्या होगा कि फिनाइलएलानिन टायरोसिन जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, होमोजेंटिसिक एसिड में, ठीक है। अब कहता है कि अब ये कन्वर्ट करने का काम जो करता है वो ये एंजाइम करता है ना। अगर ये एंजाइम की डिफिशियंसी आपके बॉडी में हो गया तो वो कन्वर्ट तो कर नहीं पाएगा। अब कन्वर्ट नहीं करेगा तो इसके वजह से ये एसिड आपका यहीं का यहीं एक्यूमुलेट रहेगा, जमा होके रहेगा, जिसके वजह से आपको एल्केप्टोनूरिया होगा, ठीक है। कहता है कि डायग्नोसिस, ब्लैकनिंग ऑफ यूरिन, अगर यूरिन का ब्लैक हो रहा है तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि मतलब मुझे इस तरीके का प्रॉब्लम है। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ होमोजेंटिसिक एसिड इन यूरिन, ऑब्वियसली बात है जब ये प्रेजेंट होगा तभी वो ब्लैक होगा, है ना। तो ये डायग्नोसिस की फीचर क्या है, यूरिन टर्न्स ब्लैक ऑन स्टैंडिंग, मतलब यूरिन क्या होगा आपका, ब्लैक हो जाएगा। और क्या कहता है कि ऑक्रोनोसिस, ऑक्रोनोसिस में क्या होगा कि आपका हाँ ब्लूइश या ब्लैक पिगमेंटेशन। फिर कहता है कि आर्थराइटिस स्पेशली स्पाइन एंड लार्ज ज्वाइंट, इसमें क्या होगा, आर्थराइटिस भी हो सकता है आपको, जैसे कि ज्वाइंट और स्पाइन का, ठीक है। पिगमेंटेशन ऑफ ईयर, कार्टिलेज एंड स्केलेरा, इन सब की पिगमेंटेशन हो जाएगी आपको। तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये सारी चीज का फैक्टर देख रहे हो तो इसका मतलब आपको एल्केप्टोनूरिया है। फीचर क्या है, रिस्ट्रिक्ट फिनाइलएलानिन एंड टायरोसिन इनटेक, क्या करो कि फिनाइलएलानिन और टायरोसिन के इनटेक को कम कर दो, बंद कर दो। दूसरा, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, अगर आप सिम्टम्स देख रहे हो तो उसके हिसाब से आप क्या करो, खुद ही मैनेज करना शुरू कर दो कि ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा डाइट मत लो जिसमें फिनाइलएलानिन या टायरोसिन प्रेजेंट हो, ठीक है। उसके बाद है आपका टायरोसिनेमिया, टायरोसिनेमिया जो ड्रग है वो भी इसी का पार्ट है, ठीक है। कहता है कि ये भी आपका इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है, मतलब कि कन्वर्ट होता है वन जनरेशन टू अनदर, कन्वर्ट नहीं ट्रांसफर होता है, ठीक है। कहता है कि कॉज्ड बाय डिफेक्ट इन एंजाइम इन्वॉल्व इन टायरोसिन मेटाबॉलिज्म, जो भी एंजाइम आपके टायरोसिन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होंगे उन सभी के कमी की वजह से आपको क्या होगा, टायरोसिनेमिया। कहता है रिजल्टिंग एन एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट, इसके वजह से क्या होता है कि टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स आपके बॉडी में बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 में आपका है कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से, फ्यूमाराइल एसिटोएसिटेट हाइड्रोलेज, लास्ट वाले जो एंजाइम थे आपके जिसमें आइसोमेराइजेशन हो रहा था, ठीक है। उसका क्या होंगे, कहाँ होंगे, मोस्ट एवर लिवर एंड किडनी डैमेज, लिवर और किडनी आपका डैमेज हो जाएगा। टाइप 2 टायरोसिन अमीनो ट्रांसफेरेज, इसमें क्या होगा, आई स्किन लेजन्स, ठीक है, मतलब मेनली आपका आई और स्किन आपका क्या होगा, अफेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा है टाइप 3 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट डाइऑक्सीजिनेज, लास्ट वाला एंजाइम, जो कि आपका इसमें क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आपको होंगे टाइप 3 के वजह से। इसका सिम्टम आपका है टाइप 1 में ब्लडी स्टूल, मतलब स्टूल जो आएंगे वो क्या होंगे, उसमें खून आएगा, ठीक है। दूसरा, कैबेज लाइक ऑर्डर, मतलब कि ऑर्डर जो आएगा आपके बॉडी से, स्मेल जो आएगा वो कैबेज के तरह आएगा, ठीक है। डायरिया होगा,
फेलियर टू वेट गेन, आप कितना भी कुछ कर लो वेट गेन नहीं कर पाओगे। दूसरा जॉइंडिस, वॉमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स हैं किसके, टायरोसिनेमिया के। टाइप 2 में क्या होगा, पेनफुल लेजन ऑफ स्किन, मतलब कि स्किन में क्या होगा, बहुत ज्यादा पेनफुल लेजन्स हो जाएंगे, फोड़े फुंसी होते हैं ना वो। कहते हैं कि रेड आईज एंड आई सेंसिटिविटी, इसमें क्या होगा कि आपके आईज बहुत ज्यादा रेड हो जाएंगे और सेंसिटिव हो जाएंगे, बहुत ज्यादा ईची हो जाएंगे कुछ भी होगा तो। कॉर्नियल क्लाउडिंग, देखो कॉर्नियल क्लाउडिंग इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आंख जो आपका है कुछ इस तरीके, शायद तुम लोगों ने देखा भी होगा, ऐसी आंखें देखी होगी कि मतलब पूरा एक आंख किसी का ऐसा, उसको उस आंख से दिखता नहीं है, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्नियल क्लाउडिंग। पूरा उसके आंख का कलर ही डिस्कलर हो जाता है, किसी आंख का नहीं रहता। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, वही बात हो गया कि पढ़ाई लिखाई जो भी सीखने का टाइम होता है वो लेकर नहीं पाता। दूसरा बिहेवियरल प्रॉब्लम, बिहेवियर में भी आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगे, ओवर एक्साइटेड होगा, ओवर हाइप्ड होगा, ठीक है। उसके बाद है इसी में टाइप 3। टाइप 3 में क्या होगा, कन्वर्जन, मतलब कि मेनली थरथराहट, कपकपाहट, इस तरीके की चीजें होंगी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, सीजर होगी वही। और दूसरा एक होगा आपका इंटरमिटेंट एटेक्सिया। ये क्या होता है, एपिसोड ऑफ एटेक्सिया होता है, मतलब कि मेनली लॉस ऑफ, कभी कभी ऐसा होगा कि आप सही तरीके से अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाओगे, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओगे ना, अचानक से वो आएगा फिर ठीक हो जाएगा, अचानक से आएगा फिर ठीक हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं एटेक्सिया, ठीक है। कि वो एपिसोड्स में आएगा, ऐसा नहीं कि आपके बॉडी में प्रॉपर टाइम रहेगा प्रेजेंट, नहीं, आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, ठीक है। दैट अकर पीरियोडिकली रेदर देन द कंटिन्यूअसली, ये कंटिन्यूअसली नहीं होगा, कभी कभी आएगा और खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप खड़े नहीं हो पाओगे, बैलेंस नहीं कर पाओगे अचानक से, ठीक है। अब डायग्नोसिस क्या होगा, तो एलिवेटेड सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन, आप इसको क्या करो, उसको लेवल को बढ़ा दो। दूसरा क्या करो, एलिवेट AST एंड ALT, मतलब एलानिन ट्रांसफेर अमीनो ट्रांसफेरेज एंजाइम और एस्पर्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज को क्या करो, क्या लेवल बढ़ा दो। दूसरा डायग्नोसिस एलिवेट यूरिन सक्सिनाइल एसीटोन, इसको इसका लेवल बढ़ा दो। तीसरा एलिवेट, चौथा एलिवेट सीरम टायरोसिन, इसको बढ़ा दो, इसका लेवल बढ़ा दो। लो सीरम एल्ब्यूमिन, मतलब कि जो आपका सीरम का एल्ब्यूमिन सीरम होता है उसको क्या कर दो, कम कर दो। कोएगुलेशन एबनॉर्मलिटी, आपको कोएगुलेशन से रिलेटेड एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। MRI जब करोगे तो उसमें क्या दिखेगा आपको, आपका लिवर बहुत ज्यादा एनलार्ज हो गया, बड़ा हो गया है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या है इसका, रेस्ट्रिक्शन ऑफ टायरोसिन एंड फिनाइल एलानिन इन डाइट, टायरोसिन और फिनाइल एलानिन को डाइट से हटा दो। दूसरा लिवर ट्रांसप्लांट इन सेवर केसेस, मतलब कुछ केसेस में बहुत ज्यादा अगर लिवर प्रॉब्लम हो रहा है तो हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। तीसरा अर्ली डायग्नोसिस इम्प्रूव्स आउटकम, अगर आपको समय से रहते ही अगर आप इसको ठीक कर पाते हो तो अच्छा है, इसका रिजल्ट क्या होगा, अच्छा होगा, अदरवाइज ज्यादा देर होगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। और लास्ट है आपका थोड़ा सा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट ऑफ टायरोसिन, इसमें कहता है कि ये कैटिकोला सिंथेसिस में यूज होता है। इसमें टायरोसिन क्या करता है, डोपामिन में कन्वर्ट करता है, डोपामीन में कन्वर्ट करता है, नोरेपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन में। इन सभी के सिंथेसिस में, इन सभी कैटाकोलामीन्स के सिंथेसिस में आपको क्या होता है, टायरोसिन यूज होता है। कहता है अदर इंपॉर्टेंट में मेलानिन के लिए और थायरोक्सिन के लिए, मतलब कि जो आपके थायराइड है ना उसमें भी आपका यही यूज होता है। फिर आपका फंक्शन की बात करें तो न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, पिगमेंटेशन का और थायराइड हार्मोन सिंथेसिस का काम करता है। अब इसका जो बायोसिंथेसिस बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, टायरोसिन का बायोसिंथेसिस, ठीक है।